भारत ने ही अपनी पोजीशन बना ली है और हम शांति के पक्ष में हैं। अब जिस समय अभी इजराइल में और हमास का जो चल रहा था जी, तो मैंने मेरा एक स्पेशल एनवॉय भेजा था इजराइल, और इस इजराइल को मैं समझाने के लिए भेजा था कि कम से कम ये रमज़ान चल रहा है, रमज़ान महीना चल रहा है, उस समय आप लड़ाई मत करो। अच्छा, किसी पर हमले मत करो। दुनिया को मालूम नहीं है, लेकिन ये बात ज्यादा चर्चा में नहीं है। रमज़ान हो गया है तो मैं आज बताता हूं। जी, बहुत बड़ी बात। मैंने स्पेशल एनवॉय भेजे थे। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। एक्चुअली वो एक मीडिया एजेंसी को अपना इंटरव्यू दे रहे थे और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला कि उनसे एक सवाल पूछा गया कि इंडिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशन को देख करके आपको क्या लगता है, क्या इंडिया एक स्ट्रांग स्टेट है या आज भी इंडिया की वही सिचुएशन है जो कि 1970s या 1980s में हुआ करती थी। तो उस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि दुनिया में इस समय वॉर चल रहा है, दो एंड्स पर वॉर चल रहा है। एक रशिया यूक्रेन की वॉर की बात उन्होंने करी और दूसरी तरफ उन्होंने इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट की बात करी। तो उन्होंने उसमें कहा कि हम इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर में मैंने खुद से पर्सनली इस चीज़ को मैनेज किया था और पर्सनली मैंने एक स्पेशल एनवॉय भेजा था इंडिया से, जो कि इजराइल गया और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मिला, जो हमारा स्पेशल एनवॉय था। और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बिहाफ पर उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई एटलीस्ट जो रमज़ान का महीना है उसमें कम से कम आप ये कॉम्बैट को रोक दो, आप इस पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोक दो, कम से कम सीज फायर कर लो, एटलीस्ट रमज़ान के महीने में कर लो, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट महीना होता है मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी चीज़ को उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। तो उन्होंने ये चीज़ इसलिए बताई क्योंकि वो बताना चाह रहे थे कि हमारी रिक्वेस्ट को कितना सीरियसली लिया जाता है। फिर उन्होंने बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस चीज़ का रिप्लाई किया कि भाई हमने कोशिश करी है सीज फायर ब्रोकर करने की, लेकिन सीज फायर ब्रोकर नहीं हो पाया क्योंकि हमास जो है वो हमारे हॉस्टेजेस को छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो इस चीज़ पर बोला कि कई बार हम सक्सेसफुल होते हैं, जैसे उन्होंने एक इंसिडेंट की बात बताई कि कई बार हम सक्सेसफुल हो जाते हैं और कई बार हम अनसक्सेसफुल होते हैं। तो इजराइल के अंदर में हम अनसक्सेसफुल हो गए, हालांकि हमने पूरी कोशिश करी थी कि रमज़ान के महीने में किसी भी तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट रुक जाए, एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए रुक जाए, लेकिन रुक जाए, लोग अपना पर्व मना सकें। अब दूसरी चीज़ उन्होंने इसमें यही कही, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंडिया का ट्रू कैरेक्टर दिखाता है। मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा से न्यूट्रल रहते आई है और हमेशा से पीस का साइड लिया है। तो ये हमारा स्पेशल कैरेक्टर दिखाता है कि अगर हम कुछ करते हैं तो हम उसके बारे में ब्रैग नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि हम ब्रैग नहीं करते हैं कोई चीज़ करके या किसी कंट्री की हेल्प करके भी हम ब्रैग नहीं करते हैं, यहाँ पर आप देखो तो उन्होंने शायद वेस्टर्न कंट्रीज़ को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश करी है, जैसे यूएस, यूके। और यूएस यूके को आप देखोगे तो वो 8 पैकेजेस भेजते हैं एक बार पैलेस्टीन के अंदर में, और उसको फिर कई सारी मीडिया एजेंसीज में मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू पूरा फ्लड कर देते हैं कि यूके ने 8 पैकेज भेजा पैलेस्टीन के अंदर में, यूएस ने ये 8 पैकेजेस भेजे पैलेस्टीन के सिविलियंस के लिए, या यहाँ पर हेल्प करी, या अफ्रीका में किसी कंट्री के अंदर में 8 पैकेजेस भेजे और वहाँ पर हेल्प करी। तो इस तरीके से ये वेस्टर्न कंट्रीज करती हैं, पर इंडिया का कैरेक्टर ये नहीं है। इंडिया कुछ काम करता है तो बहुत साइलेंटली करता है उसको, उनको काम से मतलब है, वो ये नहीं चाहते कि ये ब्रैग करें, हम इस चीज़ को बोस्ट करें अपने बारे में, अपनी वाहवाही करें। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर जो उन्होंने ये चीज़ बोली कि स्पेशल इन्वॉय हमारा गया था इजराइल और वो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मिल करके उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, ये बात बहुत सीक्रेटिव रखी गई थी अभी तक। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगी, बहुत सारी कंट्रीज को पता भी नहीं होगी, ना हमने इसके बारे में किसी न्यूज़ मीडिया एजेंसी में बात करी, ना हमने इसको छपवाया, बिकॉज हम चाहते ही नहीं थे कि ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रैग हो। तो हमने कोशिश किया, वो अनसक्सेसफुल हो गया। तो ऐसा होता रहता है, कई हमारे अटेम्प्ट जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, कई अटेम्प्ट जो हमारे हैं वो अनसक्सेसफुल होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज की डेट में आप देखो कि दो साइड हैं, एक पावर ब्लॉक है, दूसरा पावर ब्लॉक है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की एक दूसरे से दुश्मनी है, लेकिन हर कंट्री जो है यहाँ पर किसी ना किसी का साइड ले रही है। यहाँ पर वो दोनों वॉर्स को जोड़ करके इसमें बोल रहे थे कि एक रशिया यूक्रेन का वॉर है, तो यूक्रेन वाले वॉर में आप देखोगे कि पूरा आपको वेस्टर्न कंट्रीज दिखाई दे देंगी, फ्रांस दिखाई देगा, यूएस दिखाई देगा, यूके दिखाई देगा, जो कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ है रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, यू नेम इट, ईरान, ये सारी कंट्रीज का दूसरा पावर ब्लॉक है। अब जब आप आते हो इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट में, तो ये साइड्स उल्टी हो जाती हैं। उल्टी कैसे होती हैं? हमास यानी कि पैलेस्टीन, हालांकि दोनों सेम नहीं है, हमास बहुत अलग है पैलेस्टीन से। पैलेस्टीन में सिविलियंस और काफ़ी अच्छे लोग और एक प्रॉपर गवर्नमेंट की तरह पैलेस्टीन वर्क करना चाहता है। हमास फिर भी एक टेररिस्ट आउटफिट है। तो अगर आप पैलेस्टीन की बात करें
तो पैलेस्टीन के साइड में आपको रशिया और चाइना दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ इजराइल के साइड में आपको यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज आप एक पूरा पावर ब्लॉक मान सकते हो। तो उन्होंने इसमें कहा कि जहां पर हर कंट्री एक पावर ब्लॉक को चूज कर रही है, एक साइड को चूज कर रही है, उनके साथ जा रही है, वहां पर इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसका एक क्लियर स्टांस है कि हम ह्यूमैनिटी और पीस के साथ हैं। हमने हर जगह पर पीस ब्रोकर करने की कोशिश करी है। इंडिया ने अपनी पुरजोर कोशिश की है कि हर जगह पर पीस हो पाए। और आप देखिए, उन्होंने इस चीज का एग्जाम्पल दिया कि हमने यूएन को पैलेस्टीन में सपोर्ट किया, यूएन के अंदर में पैलेस्टीन को सपोर्ट किया, हर बार सपोर्ट किया, 1947 में भी किया था और आज तक करते आ रहे हैं। और इवन जो अभी रिसेंट मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि पैलेस्टीन के फुल टाइम मेंबरशिप के लिए पूरी एक रिजोल्यूशन यूएनजीए में चलाया गया था, उसमें इंडिया ने भी उसके फेवर में वोट दिया। तो उससे भी प्रूव होता है कि इंडिया पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ इजराइल से हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, सेकंड हमारा बिगेस्ट डिफेंस पार्टनर है इजराइल, और हमारे इन्वॉय जो है वो वहाँ पर जाते हैं। साल 2017 में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे जो कि इजराइल गए थे। तो उनसे भी हमने बराबर की रिलेशनशिप मेंटेन करके रखी है। और आप ये रिलेशनशिप देख भी सकते हो, ये बोलने वाली बात नहीं है कि इजराइल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बाकायदे मीडिया पोस्ट के थ्रू, ट्विटर पोस्ट के थ्रू इंडिया को सपोर्ट करने की कोशिश करी है। उन्होंने ये भी ट्वीट किया था दैट इंडियंस आर ब्रदर्स और ऐसी चीज़ें। फिर इंडिया ने अपने लेबर इंडस्ट्री के थ्रू हेल्प करने की कोशिश करी थी इजराइल को, वहाँ पर जहाँ पर इंडियन जो लेबरर्स थे वो वहाँ पर पहुँचे थे, जो उनके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें दिखा करके वो ये बता रहे थे कि हमारा क्लियर स्टांस है, हम ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हैं, हम किसी भी साइड में नहीं, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। और इसीलिए शायद दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री जो है वो हमारे साथ काम करना चाहती है। आप देखो, और ये बात बिल्कुल सही है, आज की डेट में जियोपॉलिटिकल लेवल पर तो एटलीस्ट आप कह सकते हो कि हर कंट्री जो है वो हमारे साथ काम करना चाहती है। आप अफ्रीकन यूनियन की टॉप मोस्ट जितनी कंट्रीज उठा लोगे वो इंडिया के साथ काम करना चाहती है, किसी ना किसी सेक्टर में एमओयू साइन करना चाहती है, ट्रेड में आना चाहती है, टेक्नोलॉजी में आना चाहती है। दूसरी तरफ आप देखोगे मिडिल ईस्ट में चले जाओगे, सऊदी अरेबिया देखो, यू नेम इट, यूएई, कतर, फिर आप ईरान देखिए, फिर आप इजराइल देखिए, देन आप आइए एशिया के अंदर में, एशिया में वियतनाम के साथ हम इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। नाउ वी हैव ऑल्सो डेवलप्ड गुड रिलेशनशिप विद फिलीपींस, साउथ चाइना सी में हम प्रेजेंट होने जा रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स शोज कि इंडिया का जियोपॉलिटिकली जो स्टांस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। एंड वर्ल्ड हैज स्टार्टेड टू टेकिंग अस वेरी सीरियसली। पहले शायद इतना सीरियस नहीं लेते होंगे, बट आज की डेट में हमें बहुत ज़्यादा सीरियस लेते रहे, और ये बात अब समझ लेनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। सो अब उनको अपनी इकॉनमी पे ध्यान देना चाहिए और इंडिया से बराबरी करने पे नहीं ध्यान देना चाहिए। और मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ से कि जैसे हम कुछ लोगों को मैंने पढ़ा है कि वो बहुत इजीली क्रिटिसाइज कर देते हैं इंडिया को, जैसे पाकिस्तान है या कोई और कंट्री जैसे चाइना है या पाकिस्तान है, तो बहुत इजीली इंडिया को खारिज कर देते हैं, क्रिटिसाइज कर देते हैं। आपने देखा होगा, ये तो बाहर की कंट्रीज हो गई। खैर, अगर अपने देश में भी देखें तो कुछ लोग बहुत इजीली क्रिटिसाइज कर देते हैं इंडिया को। तो आई थिंक आपको कहीं ना कहीं इंडिया जहां पर जिस स्पेस में अच्छा कर रहा है उसको एटलीस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि देखो, सरकार इममटेरियल की सरकार किसकी है, कौन सी पार्टी को कौन सपोर्ट करता है, ये सारी चीज़ों को साइड में रख के अगर इंडिया एज अ होल आप सोचो तो जियोपॉलिटिकल लेवल पर तो आपको भी पता होगा, बीइंग न्यूट्रल, जो सारी न्यूज़ आप अगर वर्ल्ड अफेयर्स का चैनल फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा सारा। तो जियोपॉलिटिकल लेवल पर तो एटलीस्ट वी हैव डन वेरी गुड। एंड मेडिकल सेक्टर में हमने बहुत अच्छा किया है थ्रू द टाइम्स ऑफ कोविड एंड ऑल। उसके बाद आप देखोगे कि हमने स्पेस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा किया, इनोवेशन के मामले में काफ़ी अच्छा किया है। उसके बाद माइक्रोचिप इंडस्ट्री में वी हैव जस्ट एंटर्ड। तो इन सारी चीज़ों को तो एटलीस्ट आप अप्रिशिएट कर सकते हो। इममटेरियल की सरकार किसकी है या किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, ये सारी चीज़ों को साइड रख के इंडिया एज अ होल को देखो, तो आप इन चीज़ों को तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए। अब देखो, आप हर सेक्टर में परफेक्ट नहीं हो सकते, दैट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। आप यूएस में चले जाइए, यूएस तो बहुत बड़ा सुपर पावर है, मतलब रिचेस्ट है शायद आज की डेट में। अब वहाँ पर देखिए, क्या वहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं है, क्या वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हैं। बट जिन सेक्टर्स में यूएस अच्छा है वहाँ के लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसा हमें भी बीइंग एन इंडियन ये सोचना चाहिए कि इंडिया जहाँ पर बेस्ट है वहाँ पर हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारी डिफेंस काफ़ी स्ट्रांग है, उसके बाद हम स्पेस सेक्टर में अच्छा काम करें। तो इन चीज़ों को एटलीस्ट आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, कुछ सेक्टर्स में कमी है, वो कमियां भी पूरी हो जाएंगी विद टाइम। सरकार किसी की भी हो, कोई भी कमियों को पूरा करे, बस इंडिया डेवलप होना चाहिए, दैट शुड बी आवर एम। और यही चीज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काफ़ी क्लियरली उस मीडिया आउटलेट को भी बोली।
अब यहाँ पर उन्होंने आगे एक और चीज़ कही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि आप देखो, जियोपॉलिटिकल लेवल पर आपको सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है मुझसे कि हमारा क्या स्टैंड है। आप खुद समझो इस चीज़ को कि आज पूरी दुनिया जो है वो हमें एक ग्लोबल मीडिएटर की तरह लेती है। ग्लोबल मीडिएटर मतलब जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिस जगह भी इशूज़ हैं, वहाँ पर इंडिया को इन्वाइट किया जाता है, वहाँ पर इंडिया को इन्वाइट किया जाता है एज अ पीस ब्रोकर। चाहे आप इजराइल हमास की बात करो, इंडिया ने कोशिश करी वहाँ पे। उसके बाद आप रशिया यूक्रेन में बात करो, वहाँ पर भी कोशिश करी। उन्होंने कहा कि आप देखो, अभी तो क्लियरली 2 पावर ब्लॉक्स हैं पूरी दुनिया में, हर एक कंट्री जो है वो किसी ना किसी पावर ब्लॉक में है, और आप भी शायद बीइंग अ व्यूअर आप एग्री करते हो इन सारी चीज़ों से। लेकिन देखो, इन सब चीज़ों के बीच में हमें जो है वेस्टर्न समिट ने, जो वेस्टर्न ब्लॉक है जो कि यूक्रेन का पीस डील, यूक्रेन और रशिया में पूरा पीस करवाना चाहते हैं, हालांकि रशिया को उन्होंने वहाँ पर इन्वाइट नहीं किया है, तो वो जो पीस समिट है उसमें इंडिया को इन्वाइट किया गया है, यूक्रेन पीस समिट में। उसके बाद उसके अलावा G7 समिट में इंडिया को इन्वाइट किया गया है। उसके बाद रशिया का जो एनुअल समिट हुआ उसमें भी इंडिया को इन्वाइट किया गया है। अब आप देखो खुद अपने आप में, तीनों कितनी वेरिड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जहां पर रशिया यूक्रेन का जो पीस समिट है उसमें इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, बट बीइंग अ न्यूट्रल कंट्री इंडिया को वहां पर इन्वाइट किया गया है मीडिएटर के थ्रू, मीडिएटर के तहत। उसके बाद G7 समिट की आप बात करो, G7 समिट में यूएस का मतलब एक हेजोमोनिक ऑर्गेनाइजेशन है वो G7 एक तरीके से, वहां पर इंडिया को इन्वाइट किया गया है। दूसरी तरफ बिल्कुल अलग पावर ब्लॉक है रशिया का, और रशिया ने अपने एनुअल समिट में भी इंडिया को इन्वाइट किया है। ये चीज़ अपने आप में दर्शाती है, ये एग्जांपल्स उन्होंने दिए, ये चीज़ अपने आप में दर्शाती है कि हम किस तरीके के ग्लोबल मीडिएटर हैं, और आज की डेट में जियोपॉलिटिकली हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। एंड जो हमने ये अपनी न्यूट्रल स्टांस रखा है, ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हुए हैं, इसकी वजह से ही लोगों ने हमारी रिस्पेक्ट करने शुरू कर दी है जियोपॉलिटिकल लेवल पर, और लोग काफ़ी सीरियस लेने लगे हैं हमें जियोपॉलिटिकली। तो नाउ ये बहुत अच्छी खबर है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आप 10 साल बाद इंडिया को देखते हो, जियोपॉलिटिकली देखते हो, तो आप इंडिया को कहां पर देखते हो? क्या इंडिया किसी पावर ब्लॉक में जाएगा, या इंडिया अपना खुद का एक पावर ब्लॉक बनाएगा, जिसकी बात हो रही है? इंडिया के अपने पावर ब्लॉक की भी बात होती है, जो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ने कही, एक ग्लोबल साउथ की बात की गई। तो आप किस तरीके से इस पावर ब्लॉक को देखते हो, और इंडिया को आप 10 साल बाद कहां देखोगे जियोपॉलिटिकल लेवल पर? एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। दैट अनअकैडमी टीम का जो यूपीएससी सीएससी 2023 का रिजल्ट था, उसमें अनअकैडमी ने अकेले 300+ सिलेक्शंस दिए इस पूरे एग्जाम में, और इसमें ऑल इंडिया रैंक जो आदित्य श्रीवास्तव सर थे, वो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लर्नर थे, वो भी इस 300+ रिजल्ट्स में इंक्लूडेड हैं। तो ये जो हमारी सक्सेस है, इसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आपके साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसी हमने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी। हमने ये अनाउंसमेंट की थी कि जो 75,000 हमारी यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस थी, या 1 लाख 1.5 लाख रुपए आपको जिस यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए खर्च करने पड़ते थे, उस कोर्स फीस को हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है, और वो कोर्स फीस अब सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। इस कोर्स फीस में आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हमारे टॉप एजुकेटर्स दे रहे होंगे। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जाइएगा, जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप सिर्फ वर्ल्ड अफेयर्स टाइप कर दीजिएगा, विदाउट एनी स्पेस, जस्ट यूज वर्ल्ड अफेयर्स, कैप्स स्मॉल, जिसमें भी लिखना चाहते हो आप लिख देना, वो कोड अप्लाई हो जाएगा, आपको ये प्राइस शो होने लगेगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है, ये सिर्फ आज के लिए है, यानी कि 11 मई के लिए है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इस डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिलेगा क्या क्या? अब इस डिस्काउंटेड प्राइस में अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए आरंभ बैच है, जिसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। इसमें आपको सुदर्शन सर, मृणाल सर, प्रतीक सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। उसके बाद अगर आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर ट्राइम बैच है। ट्राइम बैच में सरमत सर, चेतन सर जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। उसके बाद अगर आप सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच में आपको अनुज सर, मधुकर सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। ना एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वीडियो को एंड करने से पहले, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2024 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो एकदम एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में हमने आपके लिए अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट प्लान किया है। ये 2 दिन होगा, यानी कि 12 मई को होगा और 26 मई को होगा। इसमें एक एक क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हैं, बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न के ऊपर ये पेपर बनाया जाएगा, और इसमें आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगी। पेपर की टाइमिंग भी बिल्कुल यूपीएससी के हिसाब से रखी गई है। जैसे जीएस पेपर जो है वो हमारा मॉर्निंग में होगा 9:30 AM पे, और सीसैट का पेपर दोपहर में 2:30 बजे होगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। आप जरूर से यहाँ पर अपना अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दीजिए, और अपनी ऑल इंडिया रैंक पा करके आप देखिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।